नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र कपूरिया एक बार फिर से आप सभी का अभिप्रेरणा एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है मृदा विज्ञान में मृदा क्षरण के बारे में कि मृदा क्षरण या सॉइल इरेजन किसे कहेंगे, इसके प्रकार कितने होते हैं और इसको प्रभावित करने वाली शक्तियाँ या कारक कितने हैं, इन सब के बारे में सामान्य जानकारी। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं मृदा क्षरण या सॉइल इरेजन किसे कहेंगे। तो भौतिक रूप से क्षरण शक्ति जैसे जल एवं वायु के द्वारा मृदा कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की जो क्रिया होगी वही क्या कहलाएगी, मृदा क्षरण। ठीक है, या मृदा कणों का अपने स्थान से हटना, उस क्रिया को भी क्या बोलेंगे, मृदा क्षरण। मृदा का पृथक्करण भी क्या कहलाएगा, मृदा क्षरण। ठीक है, तो भौतिक रूप से क्षरण शक्तियों द्वारा मृदा कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना ही क्या कहलाता है, मृदा क्षरण या सॉइल इरेजन। यह मृदा क्षरण मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। एक तो है प्राकृतिक क्षरण और दूसरा है त्वरित क्षरण। प्राकृतिक क्षरण और त्वरित क्षरण। अब देखिए दोनों में डिफरेंट क्या है, या प्राकृतिक क्षरण किसे कहेंगे व त्वरित क्षरण किसे कहेंगे, तो दोनों में अंतर भी क्लियर हो जाएगा और दोनों के बारे में बेसिक जानकारी भी। अब देखिए, जैसे प्राकृतिक क्षरण की बात करें तो यह क्षरण वनस्पति युक्त मृदाओं में होता है। यह क्षरण कौन सी मृदाओं में होता है, वनस्पति युक्त मृदाओं में होता है, और यह लगातार व धीमी गति से होता रहता है। यह क्षरण वनस्पति युक्त मृदाओं में लगातार व धीमी गति से जारी रहता है। इसमें मृदा का निर्माण व मृदा के कटाव में संतुलन बना रहता है। प्राकृतिक क्षरण में क्या होता है कि जितना मृदा का निर्माण होता है, चाहे वायु या जल के द्वारा जो अपरदन होता है, उसमें जितने मृदा का निर्माण होता है उसी की तुलना में क्या हो जाता है, मृदा कटाव। ठीक है, या इसे यूं भी कह सकते हैं, मृदा कटाव व मृदा निर्माण दोनों में क्या बना रहता है, संतुलन। जितना मृदा कटाव हो रहा है उतनी ही नई मृदाओं का निर्माण हो जाता है, इसलिए भयंकर क्षरण नहीं माना जाता। इससे कोई विशेष हानि नहीं होती। इसमें क्या होता है कि मृदा निर्माण व मृदा कटाव दोनों में संतुलन या सामंजस्य बना रहता है, जिसके कारण से कोई विशेष हानि नहीं होती, क्योंकि परिवर्तन में समय अधिक लगता है। परिवर्तन में समय क्या होता है, अधिक लगता है। इसे मनुष्य के द्वारा रोका नहीं जा सकता। इसे मनुष्य के द्वारा रोका नहीं जा सकता। फिर देखिए त्वरित क्षरण, यह वनस्पति विहीन मृदाओं में होगा। कौन सी मृदाओं में, वनस्पति विहीन, यानी कि जिस क्षेत्र के ऊपर वनस्पति नहीं पाई जाएगी वहां पर अपरदन के कारण से मृदा कटाव, या जैसे जल एवं वायु के द्वारा मृदा कटाव या अपरदन अधिक होगा। इसमें जैसे मानव जनित कारक भी हो सकते हैं, जैसे अत्यधिक वनों की कटाई। अत्यधिक वनों की कटाई होगी तो सीधी सी बात है वनस्पति रहित होगी मृदा, या फिर जैसे पशुओं के द्वारा चर लेने के कारण से, या फिर जैसे मृदा की जुताई करने या मृदा को खोदे जाने के कारण से ऊपर से जो वनस्पति हट जाती है उसके कारण से भी यह त्वरित क्षरण उत्पन्न होता है। तो यह मुख्य रूप से कौन सी मृदाओं में होगा, वनस्पति विहीन। यह तेज गति से होने वाला क्षरण है। यह क्षरण कैसा है, तेज गति से होने वाला क्षरण है, और इसमें क्या होता है, मृदा निर्माण कम व मृदा कटाव क्या होता है, अधिक। मृदा का निर्माण कम, उसकी तुलना में मृदा कटाव क्या होता है, अधिक होता है। और यह क्षरण सर्वाधिक नुकसानदायक है। यह क्षरण क्या है, सर्वाधिक नुकसानदायक है, क्योंकि कम समय में इसके हानिकारक प्रभाव देखे जा सकते हैं। क्योंकि इसमें मृदा निर्माण तो कम हो रहा है और उसकी तुलना में मृदा का कटाव क्या हो रहा है, अधिक हो रहा है। इसे मनुष्य के द्वारा रोका जा सकता है। इसे मनुष्य के द्वारा रोका जा सकता है। जैसे वनस्पति विहीन मृदाएं, अगर उनको वनस्पति युक्त या आच्छादित किया जाएगा तो उसके कारण से क्षरण को रोका जा सकता है। तो इन दोनों में डिफरेंट भी देखा जाए तो देखिए, ये तो वनस्पति युक्त मृदाओं में होगा, और ये कौन सी मृदाओं में, वनस्पति विहीन मृदाओं में। यह लगातार व धीमी गति से होता है, और ये कैसा होता है, तेज गति से होता है। इसमें मृदा निर्माण व मृदा कटाव दोनों में क्या बना रहता है, सामंजस्य। जितनी मृदा का निर्माण हो रहा है उसी के अनुसार क्या हो रहा है, मृदा कटाव। या इसे यूं भी कह सकते हैं, जितना मृदा कटाव हो रहा है उसकी तुलना में दोबारा से नई मृदाओं का निर्माण हो जाता है। इसमें मृदा कटाव अधिक होता है और उसकी तुलना में मृदा का निर्माण क्या होगा, कम।
इसलिए इसके हानिकारक प्रभाव अधिक हुए। इसमें कोई विशेष हानि नहीं होती, क्योंकि जो परिवर्तन होता है या मृदा कटाव होता है उसमें अधिक समय लगता है, और इसमें हानि अधिक, क्योंकि कम समय में अधिक नुकसान होता है, इसलिए इसको अधिक नुकसानदायक भी माना गया है। इसे मनुष्य के द्वारा रोका नहीं जा सकता और इसे मनुष्य के द्वारा रोका जा सकता है। ठीक है, तो ये था मृदाशरण के प्रकार। तो मृदाशरण कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक हो गया प्राकृतिक शरण और दूसरा हो गया त्वरित शरण। फिर है एक होता है जैसे वेव अपरदन। वेव अपरदन यानी कि जल एवं वायु के संयुक्त प्रभाव, जल एवं वायु दोनों के संयुक्त प्रभाव से होने वाला अपरदन क्या कहलाता है? वेव अपरदन। एक होता है एंथ्रोपोजेनिक अपरदन, यह भूमि पर पशुओं के अधिक चराई से होता है, भूमि पर पशुओं की अधिक चराई से होता है। इसके अलावा अगर शरण शक्तियों की बात करें, हम शरण शक्तियों की बात करें तो इसे यूं भी कह सकते हैं, मृदाशरण की शक्तियां या मृदाशरण के लिए जिम्मेदार कारक भी कह सकते हैं, वह शक्तियां भी कह सकते हैं। तो ये कितनी होती हैं? 2, जल एवं वायु। ठीक है, तो ये तो थी मृदाशरण की शक्तियां या मृदाशरण को प्रभावित करने वाले कारक। एक हो गया जल और दूसरा हो गया वायु। बाकी अगर मृदाशरण के प्रकार की बात करें तो 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक शरण और त्वरित शरण। ठीक है, आगे हम देखते हैं मृदाशरण को प्रभावित करने वाले कारक या शक्तियों के बारे में। ठीक है, अब देखिए, देखो मृदाशरण को प्रभावित करने वाले कारक या शक्तियां। इससे पहले हम मृदाशरण के प्रकार देखे थे। मृदाशरण 2 प्रकार का, प्राकृतिक और दूसरा त्वरित। और यहाँ है इस मृदाशरण को प्रभावित करने वाले कारक या शक्तियां। तो यह भी 2 प्रकार की होती हैं, एक है जल और दूसरा है वायु। ठीक है, जल के द्वारा जो शरण होता है वो हो गया जल शरण और वायु के द्वारा वायु शरण। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं जल शरण की। अगर जल शरण की बात करें तो राजस्थान में सबसे ज्यादा शरण होता है वायु शरण। राजस्थान में सबसे ज्यादा शरण किसके द्वारा होता है? वायु शरण। और उसमें भी देखा जाए तो पश्चिमी राजस्थान में अधिक होता है ये। ठीक है, और राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग या कोटा संभाग में, वहां पर भी मुख्य रूप से कौन सा शरण होता है? जल शरण। तो दक्षिणी राजस्थान या कोटा संभाग में ज्यादा शरण किसके द्वारा? जल के द्वारा। और ऑल ओवर राजस्थान की बात करें तो वहां भी वायु शरण आएगा। और अगर राजस्थान के भाग की बात करें तो पश्चिमी राजस्थान में किसके द्वारा होता है? वायु के द्वारा। और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान या इसे यूं भी कह सकते हैं कोटा संभाग में ज्यादा शरण किसके द्वारा होता है? जल के द्वारा। और अगर क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि राजस्थान में सबसे ज्यादा शरण किसके द्वारा होता है, तो वह वायु के द्वारा होता है। ठीक है, क्योंकि यह राजस्थान की जो जलवायु है वह सूक्ष्म व अर्ध शुष्क है। सूक्ष्म व अर्ध शुष्क, तो सूक्ष्म व अर्ध शुष्क क्षेत्रों में ज्यादातर शरण होता है वायु के द्वारा, क्योंकि औसतन बरसात कम होती है, इसलिए वायु के द्वारा ही अधिक है शरण। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं जल शरण के प्रकारों के बारे में कि जल शरण कितने प्रकार से होता है। अब इसमें मेन रूप से देखो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि एक तो आपको इसके क्रम दिया जाएगा जल शरण में, तो कई बार क्रम दे देता है कि जल शरण का क्रम कौन सा होगा। और इनमें से देखा जाए तो कि सबसे ज्यादा नुकसान कौन से वायु शरण की कौन सी विधि के द्वारा होता है, या जल शरण की सबसे भयंकर अवस्था कौन सी है, मृदा उर्वरता की दृष्टि से सबसे भयंकर शरण कौन सा है। और एक बात और ध्यान रखें, किसान की मौत, किसान की मौत, किसान की मौत भी किसको कहते हैं? शरण को। किसान की मौत किसे कहते हैं? शरण को या मृदा शरण, मृदा शरण। अब देखिए, जल शरण में सबसे पहले है बौछार शरण। सबसे पहला शरण कौन सा है? बौछार शरण। इसमें क्या होता है? मृदा जल, यह मृदा जल शरण की प्रारंभिक अवस्था है। जल के द्वारा जो शरण होता है उसकी प्रारंभिक अवस्था कौन सी है? बौछार शरण। इसमें क्या होता है कि मृदा कण वर्षा की बूंदों से, मृदा कण वर्षा की बूंदों से क्या हो जाते हैं? छिन्न भिन्न।
जिसके कारण से वायु अवकाश अवरुद्ध हो जाते हैं और मृदा जल मृदा में प्रवेश न करके बहने लगता है और मृदा कटाव को प्रेरित करेगा। तो यह जल शरण की सबसे प्राथमिक अवस्था हो गई बौछार शरण। तो वर्षा की बूंदों के द्वारा मृदा कण क्या हो जाते हैं, छिन्न भिन्न और अपने मूल स्थान से क्या हो जाते हैं, हट जाते हैं। यह शरण वर्षा की बूंदों के आकार, गहनता व त्वरितता यानी कि गति के ऊपर क्या करता है, निर्भर। फिर दूसरा शरण है परत शरण। परत शरण में क्या होगा, वर्षा जल द्वारा उपजाऊ मिट्टी की एक परत के रूप में क्या हो जाती है, वो बह जाती है। कि वर्षा जल के द्वारा जो उपजाऊ मिट्टी है वो एक परत के रूप में क्या हो जाती है, बह जाती है, न कि नालियों के रूप में, एक परत के रूप में बह जाती है। जो ऊपरी भुरभुरी परत होती है जिसमें कि जुताई या बुआई की जाती है, वह भुरभुरी परत क्या हो जाती है, वर्षा जल के द्वारा बह जाती है। यह शरण आंखों से नहीं दिखाई देने वाला शरण है, यानी कि आंखों से नहीं दिखाई देने वाला शरण कौन सा है, परत शरण। मृदा उर्वरता की दृष्टि से सबसे घातक या सबसे भयंकर शरण है। देखिए इसमें दो बातें, जल शरण का सबसे भयंकर रूप तो है अवनालिका शरण, और उर्वरता की दृष्टि से अगर देखा जाए तो सबसे घातक शरण कौन सा होगा, परत शरण या सीट इरेजन। फिर अगला है रिल शरण। यह अवनालिका शरण का प्राथमिक रूप है। अवनालिका शरण का प्राथमिक रूप तो है रिल शरण, और जल शरण का प्राथमिक रूप होगा बौछार शरण। ठीक है, इसमें क्या होता है कि यह शरण ढलान वाले क्षेत्रों में अधिक होता है, यानी कि ढलान वाले क्षेत्रों में वर्षा जल के द्वारा जब जल बहकर जाता है तो मृदा में या खेत में छोटे छोटे गड्ढे बन जाते हैं या नालियां बन जाती हैं और वह दोबारा से जुताई करने पर समाप्त हो जाती है। उस प्रकार का शरण क्या कहलाता है, रिल शरण। ठीक है, और प्राथमिक रूप किसका हो गया, ये अवनालिका शरण का। फिर अगला है देखिए अवनालिका शरण। अवनालिका शरण रिल शरण का बढ़ता हुआ रूप। यहां से भी क्वेश्चन पूछेंगे, रिल शरण का बढ़ता हुआ रूप कौन सा है, अवनालिका शरण का प्राथमिक रूप कौन सा है। जल शरण का सबसे भयंकर व विनाशकारी शरण भी कौन सा है, अवनालिका शरण। देखिए जल शरण का सबसे भयंकर या विनाशकारी शरण कौन सा होगा, अवनालिका शरण। क्योंकि जैसे रिल शरण में वर्षा जल के द्वारा ढलान वाले क्षेत्रों में जो कम गहरी नालियां बन जाती हैं वो जुताई करने पर दोबारा से क्या हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। लेकिन अवनालिका शरण में जो नालियां हैं वो गहरी बन जाती हैं और उसमें ऊपरी मृदा के साथ अधोमृदा भी बहकर चली जाती है, जिसके कारण से उनको दोबारा से जुताई करके समाप्त नहीं किया जा सकता, यानी कि वह भूमि क्या हो जाती है, खेती के लिए अयोग्य। इसलिए सबसे भयंकर शरण है। और अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा अवनालिका शरण के द्वारा हानि होती है चंबल के बिहड़ क्षेत्र में, यानी कि कोटा संभाग में सबसे ज़्यादा नुकसान होता है अवनालिका शरण के द्वारा। ठीक है, तो इसमें देखिए उससे आगे है वायु शरण। वायु शरण ये उन क्षेत्रों में अधिक होगा जहां पर जलवायु सूक्ष्म व अर्ध सूक्ष्म होगी। ठीक है, क्योंकि औसत वर्षा कम होगी तो तेज आंधियां चलेंगी। और जैसे राजस्थान की बात करें तो मई जून के महीने में जब तेज आंधियां चलती हैं तो मृदा कण एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाते हैं। तो उसके लिए मुख्य कारक कौन सा हो गया, वायु। तो राजस्थान में सबसे ज्यादा शरण भी किसके द्वारा होगा, वायु के द्वारा। और अगर भाग्य की बात करें तो पश्चिमी राजस्थान में सबसे ज्यादा शरण भी किसके द्वारा होता है, वायु के द्वारा। और दक्षिणी राजस्थान में सबसे ज्यादा शरण या कोटा संभाग में सबसे ज्यादा शरण किसके द्वारा होगा, जल शरण के द्वारा। देखिए सबसे पहले है निलंबन। वायु शरण कितने प्रकार का है, 3 प्रकार का, और जल शरण मुख्य रूप से 4 प्रकार का। सबसे पहले वायु शरण में निलंबन। इसमें क्या होता है, अत्यधिक छोटे कण जिनका व्यास कितना हो, 0.1 mm से कम। अत्यधिक छोटे कण जिनका व्यास 0.1 mm से कम होता है, वह हल्के होने के कारण से कई किलोमीटर तक वायुमंडल में तैरते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम देखते हैं धूल के कण, जो बारीक कण होते हैं वो धूल के समान होते हैं, वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाते हैं क्योंकि उनका व्यास क्या होता है, कम, और हल्के होने के कारण से वायुमंडल में तैरते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक। इस क्रिया के द्वारा वायु शरण का लगभग 3 से 4% होता है।
वायुसरण का 3 से 4% सरण किस क्रिया के द्वारा? निलंबन क्रिया के द्वारा, यानी कि जिनका व्यास 0.1 mm से कम होता है उन कणों के द्वारा। फिर देखिए उच्छलन। उच्छलन इस क्रिया में 0.1 mm से कितना 0.5 mm व्यास वाले कण या मर्दा कण उच्छलन करके, यानी कि उछलते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। 0.1 से लेके 0.5 mm वाले मर्दा कण उछलते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाते हैं, उस क्रिया को क्या बोलते हैं? उच्छलन। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें यह है कि वायुसरण में मर्दा का 50 से 75% सरण कौन से कणों के द्वारा होता है? ये 0.1 से 0.5 mm या उच्छलन क्रिया के द्वारा। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वायुसरण में सर्वाधिक सरण कौन सी विधि के द्वारा होगा? उच्छलन क्रिया के द्वारा। ठीक है, फिर अगला है देखिए सतह सर्पण। सतह सर्पण में इस क्रिया में क्या होगा? 0.5 mm से अधिक, या देखिए 0.1 mm से कम है, फिर यहाँ 0.1 से लेके 0.5 mm है, और यहाँ 0.5 mm से अधिक व्यास वाले मर्दा कण लुढ़क कर या रेंगते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाते हैं, और इन कणों के द्वारा मर्दा का 5 से लेके 25% तक सरण होता है। वायु सरण का लगभग कितना सरण होता है इसके द्वारा? 5 से लेकर 25% सरण इन ही कणों के द्वारा होता है, और इस क्रिया को बोलते हैं सतह सर्पण, यानी कि एक सतह के ऊपर ऐसे लुढ़कते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाते हैं, और उछलते हुए जाते हैं, वो कौन सा हो गया? उच्छलन। और आसमान में तैरते हुए वो हो गया निलंबन। ठीक है, तो यहाँ वायुसरण की 3 मुख्य विधियां कौन कौन सी हो गई? निलंबन, उच्छलन और सतह सर्पण। सबसे ज्यादा वायुसरण कौन सी विधि के द्वारा होगा? उच्छलन के द्वारा। कितना परसेंट? 50 से लेके 75%। ठीक है, किसान की मौत किसे कहते हैं? मर्दासरण को या सोयल इरेजन को। ठीक है, अब इसमें देखो फिर से एक बार मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में सबसे ज्यादा सरण कौन सी विधि के द्वारा होगा? वायुसरण के द्वारा। ठीक है, अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के पश्चिमी भाग में भी सबसे ज्यादा सरण किस विधि के द्वारा होगा? वायुसरण के द्वारा। और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान कहें या इसे कोटा संभाग की बात करें तो सबसे ज्यादा सरण कौन सी विधि के द्वारा? जल सरण। और जल सरण में भी कौन सा? अवनालिका सरण की भी। ठीक है, जल सरण का क्रम ध्यान रखें आप, सबसे पहले होगा बौछार सरण, उसके बाद में परत सरण, फिर रिल सरण, और लास्ट वाली अवस्था है अवनालिका सरण, अगर 4 इंपोर्टेंट माने तो। ठीक है, तो क्रम का विशेष ध्यान रखें, सबसे पहले बौछार, फिर परत, फिर रिल और फिर अवनालिका, क्योंकि कई बार क्रम भी पूछा जा सकता है कि जल सरण का सही क्रम होगा। अगर इसमें से देखा जाए तो जल सरण का प्राथमिक रूप होगा बौछार सरण। ठीक है, अवनालिका सरण का प्राथमिक रूप होगा रिल सरण। फिर उससे आगे है जल सरण का सबसे भयंकर रूप है अवनालिका सरण, लेकिन मर्दा उर्वरता की दृष्टि से सबसे भयंकर रूप कौन सा होगा? परत सरण। तो चारों क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, एक इसका क्रम भी। ठीक है, यह था आपका मर्दा सरण का टॉपिक। थैंक यू।